नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई शून्य। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी जो है कम हो गई है और शून्य हो गई। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत इन दिनों देखने को मिल रहा है और उत्तर भारत के कई राज्यों में जो है ठंड की मार पड़ रही है, जहां घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में लोग आ गए हैं। लगातार जो है कोहरे का कहर लोग झेल रहे हैं और जो है ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल रही। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है और इन दिनों जो विजिबिलिटी की बात कर ले तो ये भी घटकर शून्य हो गई है। तो कोहरे के चलते पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है और लोग जो है इसकी मार झेलने को मजबूर है। यूपी, बिहार, पंजाब सहित कई राज्यों में जो है घना कोहरा देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो हालत है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी कम हो गई है और शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है और इन दिनों विजिबिलिटी भी शून्य हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान लाइव जुड़ गया। अजय, क्या हालात है अभी ठंड के? जो ही अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अभी ठंड से राहत मिलेगी शायद उम्मीद नहीं लगा जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले धूप अच्छी सी निकली थी, दिल्ली वासियों को राहत मिली थी, लेकिन अचानक से फिर मौसम ने तब्दीली ली क्योंकि आसमान में बारिश की संभावना बनी थी, जगह जगह बूंदाबांदी भी हुई। देखिए उसके बाद लगातार ठंड बढ़ती चले गई। इस वैरायटी की बात करें तो काफी ठंडा महसूस किया जा रहा है और जो हवाएं हैं वो शीतलहर शून्य करने वाली चल रही है, यानी कि दिल्ली को या दिल्ली एनसीआर में अभी ठंड से राहत नहीं मिल पाएगी। अब मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है कि 31 जनवरी तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो बारिश है की संभावना भी बनी हुई है। और आज भी जो मौसम है तो आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और शीतलहर और जो धुंध है वो बहुत ज्यादा मात्रा में महसूस की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे जो कोहरा है वो घटता जाएगा, लेकिन जो तेज हवाएं जो ठंडी है वो काफी महसूस की जा रही है, यानी कहीं सुन टाइप की महसूस की जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि लोगों को राहत कब मिलेगी ये इंतजार किया जाए, लेकिन लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ में अपने हीटरों का सहारा ले रहे हैं अभी भी, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये ऐसी जो ठंड होती है, जो हवाएं चलती हैं वो काफी नुकसानदायक होती है, क्योंकि ऐसे में कई बीमारियां महसूस की जाती है। ठंड हो जाए, नमूनिया लगना या खांसी जुकाम होना, ये सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। इस समय डॉक्टर का भी कहना है कि हमेशा अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि एक जो ठंड कोहरे की ठंड में और जो हवाएं की ठंड होती है वो काफी बर्दाश्त किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय दिल्ली वासियों को खास राहत नहीं मिल पा रही है अभी तक। जी, इन दिनों शीतलहर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और रैन बसेरों की बात कर ले, वहां किस तरह की व्यवस्था किए गए हैं लोगों के लिए? देखिए जो रैन बसेरों की बात करें, दिल्ली में पहले से इस बार तैयारी कर ली गई थी रैन बसेरों में, लेकिन जहाँ पर विजिबिलिटी ज्यादा है, जहाँ पर लोगों की आवाजाही, चाहे स्टेशन की बात कर लें, अस्पतालों की बात कर लें, वहाँ पर बड़ी समस्या सामने होते हैं। लेकिन जो मेंटेनिंग बोर्ड की बात कर लें या ऑटो की बात करें, वहाँ पर रैन बसें वर्ग है, लेकिन वहाँ कोई कोई व्यक्ति रुकता है। लेकिन जहाँ ज्यादा विजिबिलिटी होती है, बस स्टैंड हो गया, स्टेशन हो गए, अस्पताल हो गए, वहाँ पर अभी भी लोगों को पेड़ों के नीचे सोना पड़ रहा है, यानी कहीं ना वहाँ पर जो रैन बसेरे बने थे वो भी इससे कम पड़ गए कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर कुछ एनजीओ होते हैं, कुछ लोग आते हैं कि उनकी मदद करते हैं, कंबलें बांटी जाती है, साथ साथ उनको आग जलाने की सुविधाएं भी दी जाती है, कुछ जगह हीटर लगाए गए हैं। तो देखिए दिल्ली में लोगों को राहत तो दी जा रही है, सुविधाएं भी दी जा रही है, लेकिन जब ठंडी ज्यादा हो तो क्या एनजीओ काम करेंगे, सरकार करेगी, लोगों को खुद को बचाव करना है। लेकिन ऐसे में लोगों को काम करने के लिए घर से निकलना पड़ता है, लेकिन अस्पतालों में दवाई लानी होती है, मरीज पड़े होते हैं, उनकी भी सेवा करनी होती है, लेकिन ऐसी स्थिति उनको बड़ी समस्या का सामना पड़ता है कि आखिरकार ऐसी ठंड से क्या राहत ली जाए, किस तरह से बचाया जाए। अच्छा, जनवरी का महीना जो है बतौर कोल्ड डे घोषित किया गया विभाग की ओर से, ऐसे में लोगों को इस दौरान कितनी परेशानी हुई, कैसे इसको उन्होंने जो है डील किया? देखिए जो ही अगर बात करें दिल्ली की, तो लोगों ने सोचा नहीं था कि जनवरी में इस तरह से पूरे जनवरी ठंड को महसूस किया जाएगा और कोहरे की चादर के सामने हमें मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी जैसे शुरू होती है तो 10-15 जनवरी तक जो था मौसम साफ हो जाता था और हवाओं में तब्दीली हो जाती है। बारिश क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, अभी बारिश नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो मौसम जो है साफ हो जाता है, कहीं ना कहीं राहत मिलती है। लेकिन जनवरी का समय लास्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक बारिश सिर्फ बूंदाबांदी कहीं कहीं होती है, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं राज्यों में, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसी कोई खास बारिश नहीं की जा रही है जो राहत मिल सके। अगर बारिश होती है तो कहीं ना
न कहीं राहत मिल सकती है। अभी भी कोई मौसम विभाग की जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि बादल छाए रहेंगे, हो सकता है कहीं न कहीं बूंदाबांदी की हो सकती है। अजय, अगर हम इन दिनों बढ़ रही ठंड को लेकर देखें तो पिछले 2-3 दिनों में जो है हालात थोड़े सही दिखाई दिए, लेकिन एक बार फिर से आज जो है कोहरे में काफी ज्यादा जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिल्कुल जी, देखे मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया गया कि 26 से 27 जनवरी तक मौसम इस तरह सा साफ सुथरा रहेगा, लेकिन अचानक से जो करवट बदली है उत्तर पूर्व के हिसाब से तो ज्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि एक हफ्ता पहले इसी तरह की स्थिति थी जो आज देखने को मिल रही है। यानी कि दिल्ली का मौसम कभी भी बदल सकता है। ये मौसम विभाग की भी जो गाइडलाइन थी वो भी फेल हो गई। उन्होंने कहा था 31 जनवरी तक पूरी तरह से दिल्ली के अंदर जो कोहरे थे और जो ठंड है राहत मिलेगी, लेकिन उससे और ज्यादा बढ़ने लगे, जो वजह थी तो 6 डिग्री तक पहुंच गया। तो देखिए कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल पा रही है। अब देखना यही होगा, अगर बारिश होती है तभी कुछ महसूस किया जाता, लेकिन इसी तरह ठंड रही तो लोगों को काफी महसूस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी, अब स्कूलों की बात कर लेते हैं। स्कूलों की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं? कब तक बंद रहेंगे बच्चों के लिए स्कूल, या अभी भी खोल दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जितनी ठंड पड़ी थी उसके बाद भी स्कूल बंद नहीं हुए थे। सिर्फ पिछले जो 15 तारीख से जो स्कूल बंद थे उसके बाद लगातार स्कूल खोले गए हैं। अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार से कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि ऐसी ठंड में सुबह सुबह समय होता है और 7 बजे की जगह पर 8 बजे स्कूल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंड काफी महसूस की जा रही है। तो ऐसे बच्चों को समस्या करनी पड़ती है, माता पिता को सुबह उठना पड़ता है, बच्चों को छोड़ना पड़ता है। तो देखिए सुबह सुबह का ठंड होता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम तब्दील करता है तो राहत मिलती है, लेकिन अभी ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि स्कूलों को बंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जीवन अस्त व्यस्त, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर, लोग अलाव का ले रहे सहारा। गलन भरी ठंड से पशु पक्षियों का भी बुरा हाल, गाड़ियों की थमी स्पीड, हेडलाइट जलाकर दिन में भी चल रहे हैं लोग। तो घने कोहरे की वजह से किसानों की जो है दलहन और तिलहन की फसलें भी बर्बाद हो रही है। तो ये कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और किसानों के भी फसल जो है इस दौरान बर्बाद हो रहे हैं। दिन में भी लोग हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। इसके अलावा हम पशु पक्षियों की बात कर ले तो वो भी इस ठंड की मार झेल रहे हैं। तो सिद्धार्थनगर से यह खबर सामने आ रही, जहां घर में जो है लोग रहने को मजबूर है और बढ़ती ठंड से राहत के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। लोग इस दौरान जो है ठंड से बचाव के लिए, खुद की बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और दिन में भी हेडलाइट जलाकर गाड़ियों से आवाजाही लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है और इसके चलते लोगों को काफी मशक्कत हो रही है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री रामलला के दर्शन को पहुंचेंगे वीवीआईपी। इस महीने से फरवरी तक आने का सिलसिला होगा शुरू। आम लोगों की रोजाना 2 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंच रही है। तो अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। आम लोगों की रोजाना 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जो है रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही है और इसके साथ ही अब जो है वीवीआईपी भी श्री राम के दर्शन करने पहुंचेंगे। इस महीने से लेकर फरवरी तक उनके आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जो वीवीआईपी लोग हैं वो भी अब पहुंचेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से जो है इनका सिलसिला बंद था, क्योंकि आम श्रद्धालुओं के को देखते हुए सरकार ने जो वीआईपी लोग हैं उन्हें अभी रोक लगा दी थी। हालांकि अब जो है उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही जो आम श्रद्धालु हैं उनके साथ साथ वीआईपी लोग भी इस दौरान भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो आम लोगों की रोजाना 2 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंच रही है भगवान श्री राम के दर्शन करने और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार श्रद्धालु श्री राम के दर्शन करने पहुंच रही है। भारी तादाद में लोगों की भीड़ वहां देखी जा रही है और अब इसके साथ ही वीवीआईपी लोग भी वहां पहुंचेंगे। इस महीने से लेकर फरवरी तक सिलसिला जो है उनका शुरू होगा और वीआईपी लोग भी भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। और वहीं अयोध्या से अहम जानकारी सामने आ रही है। नया घाट से गुप्तार घाट तक सरयू नदी का सर्वे शुरू। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 40 पर अयोध्या में विस्तृत सर्वे। कोचीन शिपयार्ड से आई वाटर मेट्रो का संचालन होगा।
करीब एक सप्ताह तक सर्वे चलने के आसार है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नदी की ड्रेजिंग भी कराई जाएगी। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नदी की ड्रेजिंग कराई जाएगी और करीब एक सप्ताह तक सर्वे चलने के आसार बताए जा रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड से आई वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 पर जो है विस्तृत सर्वे किया जाएगा। तो नया घाट से गुप्तार घाट तक सरयू नदी का सर्वे शुरू हो गया है और अब इसको लेकर कोचीन शिपयार्ड से आई वाटर मेट्रो का संचालन अब किया जाएगा, जिसके चलते ये सर्वे शुरू किया गया है। करीब एक हफ्ते तक सर्वे चलने के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज पहुंचेंगे लखनऊ। पार्टी के पदाधिकारियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे अठावले। आरपीआई ने बीजेपी से यूपी में 5 सीटें देने की मांग की है। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज लखनऊ पहुंचेंगे और आरपीआई ने बीजेपी से यूपी में 5 सीट देने की मांग भी की है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस दौरान वह मंथन करेंगे लखनऊ में और पार्टी के पदाधिकारियों के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज लखनऊ जाएंगे, जहां पार्टी के पदाधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर वह मंथन भी करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो है वो चर्चा करेंगे। साथ ही आरपीआई ने बीजेपी से यूपी में 5 सीटें देने की मांग की है। और वहीं नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की आज बैठक सुबह 11:30 बजे। बैठक में नीतीश कुमार मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली है। तो नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की बैठक और इस दौरान जो है मंत्रियों का बंटवारा हो सकता है। 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और यह जो है 11:30 बजे बैठक होगी और 9वीं बार जो है नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की है। तो बिहार के सीएम के रूप में उन्होंने एक बार फिर से शपथ ग्रहण किया और इस बार जो है एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में आ गई है और बैठक में नीतीश कुमार मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। 11:30 बजे से नीतीश कुमार की यह बैठक होने जा रही है। तो नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की आज बैठक होगी और सुबह 11:30 बजे यह बैठक होने जा रही है, जहां नीतीश कुमार अपने कैबिनेट के विस्तार की जो है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करेंगे। और बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट होने के बाद नई कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव गोपालगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नीतीश कुमार की नई कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है? जी, निश्चित ही कल सरकार दूसरी बार 9वीं बार उनके द्वारा फिर से शपथ ले लिया गया। मुख्यमंत्री के 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ आज कैबिनेट का विस्तार करने के लिए कैबिनेट का बैठक होगा। 11:30 बजे का जो समय दिया गया है, सूत्रों से जैसा खबर मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें किस विभाग का कितनी भागीदारी रहता है और किस विभाग में किसको मंत्री बनाया जा रहा है। इसमें जो भी प्रमुख जो विभाग है उसमें किसको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, ताकि और इस जो बिहार की जो गतिविधि है विकास का उसमें तेजी आ सके। क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह सवाल किया जा रहा है कि उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का इस बार नीतीश कुमार के दरवाजे बीजेपी के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, खिड़कियां बंद कर दी गई है, रोशनदान बंद कर दिया गया है, लेकिन एकाएक सभी दरवाजे सभी खिड़कियां खोल दिया गया। तो उन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए ये सारा कहानी किया जा रहा है। अब देखने वाला बात ये होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा
तो उसमें किसको क्या जिम्मेवारी मिल रहा है और किसको कितना बड़ा यह जिम्मेवारी दिया जा रहा है, ताकि उस जिम्मेवारी को किस तरह से धरातल पे आके उसको कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन जब इसी सब बात के बीच में जो पप्पू यादव है, जाम प्रमुख है, उनके द्वारा बताया गया है कि जो बिहार की जनता है वो समझदार हो चुकी है। 1 बार 2 बार 3 बार लगातार 9वीं बार जनता को ये बताया गया कि कभी बिहार के विकास के लिए हम इधर आए हैं, तो कभी बताया जा रहा है कि हम महागठबंधन के जो कार्यशैली था उससे हम तंग आके फिर इधर आए हैं, तो उधर गए हैं। लगातार 9वीं बार ऐसा खेल चल रहा है। तो अब देखने वाला बात होगा कि आने वाला जो चुनाव होगा 2024 का, उसमें बिहार की जनता किस बातों पे यकीन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पे विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है, या फिर नीतीश कुमार की बातों पे विश्वास करती है, क्योंकि हर बार ये इस तरह की बातें आती रहती है। तो अब क्या गारंटी है कि अब इसके बाद से फिर नीतीश कुमार अगले फिर महागठबंधन में नहीं जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या गारंटी है। तो इस सारी बातों को लेकर चर्चाएं जोरों पे हैं। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें ये भी होगा कि किस पार्टी का कितना अधिकार हो रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू है, दोनों के द्वारा मिलकर सरकार बनाया गया। उसमें हम पार्टी भी है, उसमें और भी एक निर्दलीय भी है। तो सब लोगों को देखने वाला बात ये होगा कि जब सारी बातें करीब 2 बजे के आसपास तक ये सारी बातें सामने आ जाएगा कि इसमें किस विभाग को किस मंत्री बनाया गया है, और उनके बनाने के बाद से उनकी कार्यशैली क्या रहा है, कुछ दिन के बाद जनता को सामने दिखने को मिल जाएगा। लेकिन कुल मिला जुला के देखने वाली बात ये हो रहा है कि आखिर इस बार के सत्ता परिवर्तन से बिहार की जनता को क्या मिल रहा है। कभी महागठबंधन तो कभी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बन रही है, तो इससे बिहार की जनता को आखिर क्या फायदा मिल रहा है। तो ऐसा जो राजनीतिकार जो है राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, उनकी अगर बात की जाए तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो चुनाव है उसकी नैया पार करने के लिए जो बार बोला जा रहा था कि भारतीय जनता की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया गया नीतीश कुमार के लिए, तो उनकी सारी दरवाजे खोल दी गई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है 2024 का चुनाव की नैया पार करने के लिए वो दरवाजे खोली है। तो जो नेता जो होते हैं उनका ना कोई अस्थायी दुश्मन होता है, ना कोई अस्थायी दोस्त होता है। वो अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं। अस्थायी दोस्त और दुश्मन उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो कि जमीनी स्तर पर होते हैं। उसके लेकर कई बार झड़प भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है कि आप मेरे पार्टी के हैं, वो उनके पार्टी के हैं। लेकिन जो मेन उसके नेता होते हैं उनमें कोई इस तरह की बात सामने नहीं आता है। जी शैलेंद्र, बिहार में 9वीं बार नीतीश कुमार और पुराना गठबंधन नई सरकार कितना रंग ला पाएगी इस बार? यही तो देखने वाला बात है कि ये जो चुनाव हो रहा है, जो गठबंधन जो तोड़ा, महागठबंधन को तोड़ के जो फिर जेडीयू जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए हैं, लेकिन हर बार बिहार में बाहर है और फिर 9वीं बार भी नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार नहीं हट सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे जो उनके विपक्षी पार्टी उनके द्वारा बार कहा जाता है कि वो कुर्सी बाबू हैं, उनको मुख्यमंत्री का मोह है, इसलिए मुख्यमंत्री का मोह नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं दिखता है कि मुख्यमंत्री का अगर मेरा सीट खतरे में है तो कहीं भी वो जा सकते हैं। उनके लिए कोई किसी बात का कोई महत्व नहीं है कि किस पार्टी के साथ क्या उनका व्यवहार रहा है और किस पार्टी के साथ उनके साथ क्या हुआ है। उनके द्वारा कई बार भाषणों में भी बोला गया था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन फिर इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा अगर दृश्य सामने आया है तो इससे आम जनता को साफ समझना चाहिए कि नेता अगर इस तरह के बयान देकर, वो भी मंच से इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, अगर खिड़की बंद हो जाएगा, दरवाजे बंद हो गया है, फिर भी खिड़की दरवाजे खोल दिया जा रहा है, तो आम जनता को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके लिए भी कोई अस्थाई पार्टी नहीं है, कोई अस्थाई दोस्त राजनीतिक में नहीं है, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं है। वो भी अपने फायदे, अपने स्वार्थ के लिए ही जो मतदान कर रहे हैं उसकी मतदान का प्रयोग करें। तो इस तरह की जनता की बात भी चल रही है और चर्चा भी चल रही है। और इस तरह के आने वाला जो चुनाव होगा, विपक्ष जो है भारतीय महागठबंधन है, वो आम जनता के बीच इस तरह की बात को लेके जाएगा भी, और लग रहा है कि ये फैक्टर कहीं ना कहीं कामयाब हो ही सकता है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बुलाई बैठक। सपा के विधानमंडल दल कार्यालय में होगी बैठक। सपा के सभी विधायक एमएलसी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के विधायक विधानमंडल दल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा और अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है और सपा के विधानमंडल दल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है और सपा की बैठक होने जा रही है जो कि अखिलेश यादव ने बुलाई है और सपा के सभी विधायक एमएलसी में मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां अखिलेश यादव ने आज बैठक बुलाई है जिसमें सपा के सभी एमएलसी और विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। और बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कार सवार युवक युवती पर 4 लोगों ने की फायरिंग। दूसरी कार से की गई फायरिंग। जान बचाकर खुर्जा से अरनिया भागे पीड़ित। दोनों पर हुई कई राउंड फायरिंग। पीड़ित युवक युवती समेत 3 लोग गोली लगने से हुए घायल। तो बुलंदशहर से यह खबर सामने आ रही है जहां युवक युवती पर जो है फायरिंग की गई है। 4 लोगों ने फायरिंग की है। दूसरी कार से फायरिंग की गई है जिसमें युवक युवती पर 4 लोगों ने फायरिंग की है और दूसरी कार से इस दौरान फायरिंग की गई है। बुलंदशहर से खबर साझा कर रहे जान बचाकर खुर्जा से अरनिया जो है पीड़ित भागे और किसी तरह जान बचाई। कई राउंड दोनों पर फायरिंग की गई। हालांकि पीड़ित युवक युवती समेत 3 लोग इसमें गोली लगने से घायल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र इलाके का है जहां देर रात एक युवक और एक युवती अपनी बर्थडे पार्टी बना रहे थे, केक काट रहे थे। वहीं कुछ एक कार सवार आए और उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब युवती और युवक ने कार नहीं रोकी तो उन पर जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद पीड़ित युवक ने अपने परिवार को भी सूचना दी और वहां परिवार भी के लोग भी गाड़ी लेकर आ गए और युवक और युवती पर जो कार सवार थे उन्होंने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में जो युवक पक्ष का परिवार के लोग आए थे उन्होंने भी फायरिंग की। इसमें कई राउंड फायरिंग हुई है जिसमें युवक और युवती घायल हुए हैं और एक जो फायरिंग कर रहे थे दूसरे पक्ष के लोग वो घायल हुए। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस अब एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच में जुटी है। जी, जिन्हें हिरासत में लिया गया है क्या उनके तरफ से कोई जानकारी मिली है क्यों इस तरह के वारदात को उन्होंने अंजाम दिया? बिल्कुल, वो जो कार सवार थे युवा युवती केक काट रहे थे और दूसरा पक्ष उन्हें संदिग्ध मान रहा था, इसलिए उन्होंने उनका पीछा किया और उन पर फायरिंग की। फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, क्यों फायरिंग की गई थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने का मामला। हिंदू पक्ष 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में देगा एक और प्रार्थना पत्र। सील वजू खाने के सर्वे के लिए आवेदन देने की तैयारी। पुख्ता सबूत के लिए अयोध्या राम मंदिर जैसी खुदाई के लिए मांग करेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मामला है। पुख्ता सबूत के लिए अयोध्या राम मंदिर जैसी खुदाई के लिए मांग की जाएगी और सील वजू खाने के सर्वे के लिए आवेदन देने की तैयारी भी की जा रही है। हिंदू पक्ष 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देने जा रहा है। तो परिसर की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मामला है जहां हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र देगा। सील वजू खाने के सर्वे के लिए आवेदन देने की तैयारी की जा रही है हिंदू पक्ष की ओर से। और पुख्ता सबूत के लिए अयोध्या राम मंदिर जैसी खुदाई के लिए पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की जाएगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।